बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयदीप कर्णिक। 2026 ने जब आंख खोली तो पुराने युद्ध खत्म होने की बजाय एक नया ही युद्ध शुरू हो गया। जी हां, उम्मीद तो ये थी कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध थम जाएगा और लगातार लड़ रहे ये दोनों देश न केवल युद्ध को थामेंगे बल्कि दुनिया में चल रहे दूसरे विवाद, जिसमें ईरान का विवाद और इजराइल हमास तो अभी कुछ हद तक थमा है, ये सब भी कम होते नजर आएंगे। लेकिन 2 जनवरी को ही ऐसी बड़ी खबर आई कि दुनिया चौंक गई। अमेरिका ने अपने पिछवाड़ा, जो बैकयार्ड कहते हैं, उस क्षेत्र में एक दक्षिण अमेरिकी देश है वेनेजुएला, जी हाँ, बहुत चर्चित रहा है और ह्यूगो चावेज का नाम सबने लगातार सुना है। लेकिन वहाँ पर ह्यूगो चावेज के जाने के बाद जो निकोलस मदुरो जो राष्ट्रपति बने, चर्चा में भी रहे, अचानक वेनेजुएला पर हमला हुआ। एक ऐसी रणनीति जिसको लगातार पिछले 5 महीने से योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने की कोशिशें हो रही थी, उसके तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को घर से उठा लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे गुंडे किसी के घर में घुसकर उसको बलात् उठाकर ले आते हैं। ये वही अमेरिका है जिसकी पूंजीवादी दादागिरी अब उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर पूरी दुनिया एक व्यापार कत करने का जरिया नजर आती है। पूरी दुनिया में बिजनेस के अलावा डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और नजर नहीं आता और उसी बिजनेस इंटरेस्ट यानी व्यापारिक हित को देखते हुए सीधे सीधे किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठा लेने की ये हिमाकत करके दिखा दी है अमेरिका ने। उसके खास दोस्त कहे जाने वाले फ्रांस सहित दूसरे अन्य देश जैसे मैक्सिको वगैरह ने भी लगातार इसकी आलोचना की है और अब तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख भी इसके विरोध में अपने स्वर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरकत ही अमेरिका ने कुछ ऐसी की है। अमेरिका ने रूस और चीन जो लगातार उसके विरोध में है उनको तो नाराज किया ही किया है, लेकिन दुनिया के अन्य देश उनको भी न केवल सोचने पर मजबूर किया है बल्कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये विस्तारवादी नीति और अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी हद तक जाने का उनका जो ये जुनून है वो उनको कहां तक ले जाएगा। अब खतरे की घंटी ग्रीनलैंड के ऊपर बजती नजर आ रही है। वेनेजुएला पर ये सारी जो कार्रवाई हुई वो क्यों हुई? क्योंकि उसके पास तेल के भंडार हैं। ग्रीनलैंड अब रडार पर क्यों है? क्योंकि उसके पास प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। तो गोया कि पूरी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला और आखिरी हक केवल अमेरिका के है और अमेरिका जिसको चाहेगा उसी को आप ये संसाधन बांट या भेज सकते हैं या कि बेच भी सकते हैं, और अमेरिका नहीं चाहेगा तो जब चाहे किसी राष्ट्राध्यक्ष को यूं उठा लाएगा और उन संसाधनों पर यूं कब्जा जताएगा जैसे उनकी बपौती हो। निश्चित तौर पर यह बहुत ही शर्मनाक और कायराना हरकत है और इसका पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आबादी महज 3 करोड़ है, और 3 करोड़ की आबादी क्या होती है? हमारे यहाँ तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर हैं जिनकी आबादी 3 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जो 22 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला है, पर 3 करोड़ की आबादी वाला वेनेजुएला भी है जिसके पास दुनिया के तेल भंडार का 20% है। और अगर ऐसा है तो इस 3 करोड़ की आबादी के हर व्यक्ति को दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की सूची में शुमार होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वेनेजुएला के पास तेल के इतने प्रचुर, भाई सऊदी अरब के शेख हम देखते हैं कि केवल तेल के दम पर इतना सोना, इतनी लग्जरी, इतनी विलासिता की जिंदगी वो जीते हैं कि सारी दुनिया हैरान हो जाती है। और एक दूसरी तरफ वेनेजुएला है जहां पर 3 करोड़ की महज आबादी है, 20% से ज़्यादा का तेल भंडार है दुनिया का, और उसका तेल भंडार इतना बड़ा है कि अमेरिका और सऊदी अरब के तेल भंडार भी मिला ले तो उससे ज़्यादा है। पर गरीबी इस तरह की कि पर कैपिटा इनकम जो $3000 का था 2002 में वापस वहीं पहुंच गए। ऐसा क्यों है? बात को समझते हैं। ह्यूगो चावेज जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने 1999 में, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश हुई 2002 में, जिसके बाद वो अधिक शक्ति संपन्न यानी पावरफुल हो गए। उन्होंने जो तेल भंडार थे वेनेजुएला के अंदर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, और यही राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो अमेरिका की किरकिरी बना, क्योंकि इससे अमेरिकी कंपनियों को होने वाला फायदा कम होता चला गया। ह्यूगो चावेज लगातार अमेरिका की आंख की किरकिरी बने रहे, लेकिन उनका जो कम्युनिस्ट अप्रोच था, देश के भीतर उनकी जो पकड़ थी, इन दोनों का मिला जुला प्रभाव था कि अमेरिका चाह कर भी जो आज निकोलस मदुरो के साथ कर रहा है वो ह्यूगो चावेज के साथ नहीं कर पाया। लेकिन ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद जब मदुरो आए शासन में तो अमेरिका को फिर से एक बार मौका मिला, और इस मौके की ताक में बैठे अमेरिका ने आखिर वही किया
जिसका वो कई दिनों से योजनाबद्ध तरीके से एक प्लान बनाकर बैठा हुआ था। सबसे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा अमेरिका वेनेजुएला विवाद क्या है। मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरह से वेनेजुएला इतना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राष्ट्र होने के बावजूद गुर्बत के दिन बिता रहा है। वहाँ के लोग इस दुर्भाग्य की वजह से कि उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व भी नहीं रहा जो इस तेल से मिलने वाली संपदा को राष्ट्र के विकास में ढंग से लगाता, इस तरह के संसाधन जुटाता कि अमेरिका उनको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। और उसके बाद अमेरिका ने जो प्रतिबंध भी लगा दिए, उनसे जूझते हुए वेनेजुएला वहाँ पहुँचा। भारत का भी वेनेजुएला से बहुत करीबी संबंध रहा। ONGC की जो विदेशी ब्रांच है उसने वहाँ पर भी तेल संसाधन की दिशा में काफ़ी विस्तार किया, पर वहाँ से आने वाले तेल पर भी इसलिए रोक लग गई क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि भारत भी तेल किससे खरीदे। रूस से खरीदे जाने वाले तेल की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर भी जो टैरिफ लगा दिया, वो ये बताता है कि अमेरिका किस हद तक दादागिरी पर उतर चुका है। बहरहाल अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला की सरकार अमेरिका में ड्रग्स, विशेष रूप से फेंटनाइल और कोकीन की तस्करी में शामिल है। ट्रंप का यह आरोप है कि मादुरो के शासन में वेनेजुएला के लाखों नागरिकों को अमेरिका आने को मजबूर होना पड़ा है, जिससे अमेरिका में प्रवासी संकट बढ़ गया है। ये वो सारे बहाने हैं और उसी तरह के बहाने जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में घुसपैठ करके सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया गया था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी महाविनाश के हथियार तो मिले नहीं, लेकिन वहाँ पर भी खेल तेल का था और तेल के उन कुओं पर कब्जे की खातिर इराक में सद्दाम हुसैन, हालांकि सद्दाम हुसैन तानाशाह थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तानाशाह वो अपने राष्ट्र के लिए थे, अपने राष्ट्र के भीतर थे। उनके देश को यह तय करने का हक है कि उनका शासन कैसे चले। लेकिन अमेरिका ने वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम से घुसपैठ की और वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिले। वैसे ही एक और बहाना जिसको लेकर वेनेजुएला में वर्तमान उन्होंने आक्रमण किया, उनका कहना है कि वहाँ से ड्रग्स आते थे, प्रवासियों का संकट बढ़ा। अमेरिका ने वेनेजुएला के 2 आपराधिक समूहों ट्रेन डी अरागुआ और कार्टेल डी लॉस सोलेस को आतंकवादी संगठन के तौर पर चिन्हित किया। दावा किया जाता है कार्टेल डी लॉस सोलेस का नेतृत्व कथित तौर पर मादुरो ही करते हैं, ऐसा अमेरिका का मानना है। हालांकि वेनेजुएला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हमेशा से ही वेनेजुएला का आरोप है कि ड्रग्स के दावों को सिर्फ एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन या तख्ता पलट करके वेनेजुएला की विशाल तेल संपत्ति पर अमेरिका कब्जा कर सके। ये भी समझना जरूरी है कि क्या इन दोनों देशों के बीच विवाद का कोई पुराना इतिहास भी है। दरअसल वेनेजुएला और अमेरिका के बीच विवाद का केंद्र बीते 3 दशकों में तेल ही रहा है। ये सारा खेल तेल का ही है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है जो दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 20% है। इसके अलावा वेनेजुएला में सोने और गैस के भी भंडार हैं। वेनेजुएला की खुली अर्थव्यवस्था में अमेरिका की कंपनियां भी शामिल थी शुरुआत में, यहाँ तक कि ये तेल भंडारों से जुड़े उद्योग में भी इन कंपनियों ने भारी निवेश करके रखा था। दोनों देशों के बीच विवाद की पहली चिंगारी 1999 में भड़की जब वेनेजुएला में वामपंथी राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज की सरकार सत्ता में आई, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में संक्षेप में बता भी रहा था। शावेज ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वेनेजुएला के तेल उद्योग में अमेरिकी कंपनियों की भूमिका घट गई। इस बीच वेनेजुएला की वाम सरकार ने क्यूबा, रूस और चीन के साथ ईरान से भी अपनी करीबी बढ़ा ली। इसे सीधे तौर पर अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने का कदम माना गया था। इसीलिए दोनों देशों के रिश्ते तब और खराब हो गए जब ह्यूगो शावेज के खिलाफ 2002 में तख्ता पलट की असफल कोशिश हुई। वेनेजुएला सरकार ने इसके पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद से दोनों देशों की दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। 2013 में ह्यूगो शावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने, लेकिन वेनेजुएला की विदेश नीति अमेरिका के लिए नहीं बदली। वो ह्यूगो शावेज की ही रणनीति पर चलते रहे और इस दौरान अमेरिका वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए तरह तरह के प्रतिबंध भी लगाता रहा। इससे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो $3,000 से $12,000 पर प्रति व्यक्ति आय पहुंच गई थी, वो गिरकर वापस $3,000 पर आ गई है। मतलब जहां पर 2002 में खड़ा था वेनेजुएला, आज 2025 में फिर से वहीं पर खड़ा है अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से। सबसे चरम पर यह पूरी अर्थव्यवस्था गई थी 2011-12 के आसपास, और उसके बाद लगातार उसकी प्रति व्यक्ति आय और पूरी अर्थव्यवस्था का स्तर गिरता ही चला गया क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंधों को लगातार बढ़ाना जारी रखा वेनेजुएला के खिलाफ। अमेरिकी अधिकारियों ने तो कई मौकों पर खुले तौर पर यह भी कहा कि वेनेजुएला का तेल वॉशिंगटन का है और वे अमेरिकी कंपनियों के फायदे के लिए वेनेजुएला के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण को
पलटवाना चाहते हैं। मतलब खुद ही कह रहे हैं कि वो तेल वॉशिंगटन का। कैसे हो गया भाई? किसी दूसरे देश का तेल आपका कैसे हो गया? आप उसको अपनी बपौती कैसे मान सकते हैं? वैसे तो फिर सारी दुनिया के सारे प्राकृतिक संसाधन पर हर मनुष्य का हक है, लेकिन अगर मनुष्य राष्ट्रों के दायरे में बटा है तो उन दायरों का सम्मान करते हुए उन संसाधनों का दोहन होना चाहिए, जैसा कि आप खुद भी कर रहे हैं। आपके लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ओबामा और बाइडेन के शासनकाल में भी अमेरिका ने कूटनीतिक तौर पर वेनेजुएला पर दबाव बनाया। ट्रंप प्रशासन ने 2017 में वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंध लगाए और 2019 में उन्हें और कड़ा कर दिया। अपने दूसरे कार्यकाल में भी फिर ट्रंप ने वेनेजुएला पर यह कार्रवाई जारी रखी और आखिरकार इस घटना को अंजाम दिया। ये महत्वपूर्ण है समझना कि क्या वेनेजुएला अपने आप में कोई ऐसा अपवाद है जहां जाकर अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई की। इराक की बात तो मैं आपसे कर ही रहा था, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि क्या इस तरह की दादागिरी अमेरिका पहले भी दिखा चुका और दिखाया है तो किस किस देश में। जरा अमेरिका की इस पूरी कुंडली को, उसके इतिहास को भी, बात को समझो में खंगाल लेते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में अमेरिकी हस्तक्षेप का इतिहास दरअसल बहुत पुराना है। जिस इलाके को अमेरिका का बैकयार्ड कहा जाता है, वहाँ वो अक्सर उन नेताओं को सैन्य शक्ति से हटाता आया है जो उसे अस्वीकार्य रहे। मतलब किस देश में कौन शासन करेगा, ये तय करने की चौधराहट, ये तय करने की दादागिरी भी अमेरिका की शुरू से रही है, राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो। हालांकि वेनेजुएला का मामला पिछले उदाहरणों से कहीं अधिक चिंताजनक और अलग है। यह ऑपरेशन न केवल महीनों तक चला, बल्कि बिना किसी ठोस सबूत के और अत्यंत निर्लज तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को सीधे घर से उठा लाए। कोई दूसरे उदाहरण जो अमेरिका की दादागिरी के हैं, उनको भी समझते चलते हैं। 1965 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने डोमिनिकन रिपब्लिक के पूर्व राष्ट्रपति जुआन बॉश को वापस आने से रोकने के लिए 22,000 से ज़्यादा सैनिक डोमिनिकन रिपब्लिक में भेज दिए थे। बॉश को 1963 के तख्तापलट में हटा दिया गया था और जॉनसन नहीं चाहते थे कि इस इलाके में कोई और कम्युनिस्ट सरकार बने, तो लिंडन जॉनसन ने 1965 में यह हरकत की थी। 1983 में ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री मॉरिस बिशप को हिंसक तरीके से सत्ता से हटाने और उनकी हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने हमले का आदेश दिया था। उनके प्रशासन ने अमेरिकी मेडिकल छात्रों की रक्षा करने और द्वीप को सोवियत क्यूबा का उपनिवेश बनने से रोकने की जरूरत बताकर, इसका मतलब कोई ना कोई बहाना ये अपनी कार्रवाई को न्याय संगत ठहराने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ढूंढ ही लेते हैं। 1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने पनामा पर आक्रमण करके जनरल मैनुअल नोरिएगा को नशीली दवाओं के आरोप में पकड़ा था, जो वर्तमान में मादुरो के साथ हो रहे व्यवहार के समान ही की गई एक ऐसी हरकत थी जिसकी दुनिया भर में आलोचना हुई थी। बाद में उन्हें अमेरिका ले जाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और जेल भेज दिया गया। और वो सब इसलिए भी कि पनामा की नहर बनकर पनामा को हिस्सों में बांटकर उस नहर का उपयोग अपने व्यावसायिक हितों के लिए अमेरिका करना चाहता था। तो हमेशा उसका लक्ष्य अपने व्यापार और अपने हित पर होता है और उसके लिए पूरी दुनिया में जब जहां चाहे वो जो कर सकता है, ऐसा उसका मानना है। 2004 में हैती के राष्ट्रपति जिन बर्ट्रैंड एस्ट्राइड को सत्ता से हटा दिया गया और उन्हें अफ्रीका भेज दिया गया, जिसे उन्होंने अमेरिका द्वारा करवाया गया तख्तापलट और अपहरण ही बताया था। 18 साल बाद 2022 में फ्रांस और हैती के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि फ्रांस अमेरिका ने जिन बर्ट्रैंड को हटाने के लिए मिलकर काम किया था। इन सभी मामलों में अमेरिका ने उस इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जिसे वह लंबे समय से अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है। जब भी सरकारों ने विचारधारा गठबंधनों या विरोध के जरिए उसके हितों को खतरा पहुंचाया तो उसने दखल दिया ही है। पर यह समझना जरूरी कि इन सारे मामलों से वेनेजुएला का मामला, एक और मामला जो महत्वपूर्ण है और जो हम सभी की जानकारी में है, वो है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकार थी और उसको हटाने के लिए उस तालिबान को जन्म दिया जो बाद में अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने उस व्हाइट हाउस में तालिबान के नेताओं को दावत दी और बैठक की, जिस व्हाइट हाउस में आज बैठकर डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भोजन खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। उसी व्हाइट हाउस में तालिबान को भी इसी तरह से दावत दी गई और उसी तालिबान से निकले ओसामा बिन लादेन ने उस अमेरिका पर उस भयावह हमले को अंजाम दिया और बाद में उस ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में ही ढूंढकर अमेरिका को ख़त्म करना पड़ा। तो अमेरिका की ये पुरानी आदत है कि अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी संगठनों को तैयार करना, उनको पैसा देना, उनको इतना बड़ा बना देना कि वो फिर कई बार अमेरिका के लिए ही भस्मासुर बन जाते हैं। लेकिन वेनेजुएला का मामला इसलिए अलग है
कि वेनेजुएला की 3 करोड़ की आबादी वाला एक ऐसा बड़ा देश है जिसकी सेना वर्षों से अमेरिकी आक्रमण की तैयारी कर रही थी। शीत युद्ध के दौर में किए गए हस्तक्षेपों के विपरीत वर्तमान मादुरो सरकार ऑपरेशन को वैश्विक स्तर पर तीव्र निंदा का सामना करना पड़ा है। वर्तमान जो भी मादुरो को लेकर ऑपरेशन हुआ है उसकी दुनिया ने कड़ी आलोचना की है। ब्राजील, कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देशों ने भी इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक खतरनाक मिसाल भी बताया है। यहाँ तक कि फ्रांस जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन माना है, जो किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग को रोकता है। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्ण पतन का संकेत हो सकती है। जब सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य किसी दूसरे राष्ट्र के प्रमुख का अपहरण करता है तो यह कानून के बजाय ताकत के शासन की वापसी जैसा है। संप्रभुता अपनी सुविधा अनुसार किनारे करके अगर शक्तिशाली राष्ट्र तय करने लगें कि कौन सी सरकार अस्तित्व में रहेगी तो वैश्विक ढांचा किस ओर जाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यह मोहल्ले के उस खेल की तरह हो जाएगा जहां एक शक्तिशाली खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन करने की जगह अपनी मर्जी से किसी को भी मैदान से बाहर कर देता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून की जगह ताकत का इस्तेमाल होने लगेगा तो कोई भी देश कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। यह भी समझना जरूरी है, जो मैं शुरू में कह रहा था कि वेनेजुएला एकमात्र पहला भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है। तो वेनेजुएला के बाद क्या ट्रंप के निशाने पर कोई और देश हैं? तो वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने कई देशों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। इनमें कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड और ईरान शामिल हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को संभाल नहीं पाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग की इच्छा पहले भी दिखाई थी। ये भी समझते हैं कि वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड क्यों महत्वपूर्ण है और ग्रीनलैंड पर निगाह गिद्ध दृष्टि जमाकर क्यों बैठे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ग्रीनलैंड स्वायत्त शासन वाला देश है, हालांकि यह अभी भी डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, यानी परोक्ष रूप से यह यूरोपीय देश डेनमार्क का ही शासन है। ग्रीनलैंड की घरेलू गतिविधियों को वहाँ की सरकार ही देखती है। यह सरकार गृह मामलों के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और कानून प्रवर्तन के मामले देखती है। इसकी राजधानी न्यूक है, जहाँ से प्रशासन के सारे काम देखे जाते हैं। वहीं डेनमार्क की तरफ से ग्रीनलैंड के विदेश से जुड़े मामले, रक्षा, वित्तीय नीति से जुड़े मामले देखे जाते हैं। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट II ग्रीनलैंड की औपचारिक प्रमुख हैं, जबकि इसकी चुनी हुई सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री म्यूते बुरूप इगेदे कर रहे हैं। ग्रीनलैंड खुद यूरोप का हिस्सा नहीं है, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA से करीब 5000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लिहाज से अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की कूटनीतिक महत्ता बढ़ जाती है। ग्रीनलैंड सागर के जरिए आर्कटिक महासागर से सीधे जुड़े होने की वजह से ग्रीनलैंड का यह पूरा क्षेत्र कूटनीतिक तौर पर अहमियत रखता है। इतना ही नहीं, 21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ग्रीनलैंड पूरे अमेरिका के करीब 1/4 के बराबर है और रहने के लिए कई संभावनाओं से भरा भी रहा है। अब ग्रीनलैंड को लेकर दिलचस्पी ट्रंप इसलिए दिखा रहे हैं कि अनुमान यह है कि दुनिया का 13% तेल और 30% गैस का भंडार जो अब तक अनछुआ आर्कटिक में ही मौजूद है। ग्रीनलैंड में कोयले, लोहे, तांबे और जस्ते के भी बड़े भंडार माने जाते हैं। ग्रीनलैंड में दुनिया के कुछ दुर्लभ खनिजों का भी सबसे बड़ा भंडार है। इनमें नियोडाइनियम, प्रसिडियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम का भंडार शामिल है। इसके अलावा द्वीप पर यूरेनियम और इसके बाय प्रोडक्ट्स यानी अन्य उत्पाद जिंक की तरह भी काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। ये अहम खनिज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी EV के उत्पादन के लिए ये सारे जो खनिज है बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। इसी के चलते ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद से कई मौक़ों पर ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने की बात भी कही है। 2010 से पहले तक के दौर में जब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति छा रही थी और उस दौरान अमेरिकी कंपनियों ने दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता बढ़ा दी। इसके चलते मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाले दुर्लभ खनिजों के लिए चीन ने अफ्रीका के बड़े हिस्सों में खनन शुरू किया और पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। दुर्लभ खनिजों में चीन के बढ़ते एकाधिकार और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामक नीतियों के चलते ही अमेरिका को अब ऐसे ठिकानों की तलाश है जहां से वह इन दुर्लभ खनिजों पर अपना अधिकार जमा सके। मतलब लड़ाई खनिज संसाधनों की है, लड़ाई चीन और अमेरिका के बीच की है और निशाने पर है ग्रीनलैंड। लेकिन यह भी जानना जरूरी कि क्या केवल ट्रंप ही ऐसे राष्ट्रपति जो सन की हैं, व्यापारी हैं और ये ऐसा करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं।
ग्रीनलैंड को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना अमेरिका का 157 साल पुराना सपना है। जी हाँ, 157। तो अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते हैं और ऐसा लगता है कि एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अलग तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन मूल में, कोर में अमेरिका हमेशा से स्वयं के हितों की रक्षा करने वाला, किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को स्थापित बनाए रखने वाला, दुनिया की चौधराहट को कायम रखने वाला और अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने वाले राष्ट्र के रूप में ही सामने आया है। 1867 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन की सरकार में विदेश मंत्री विलियम एच सीवार्ड ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने का विचार रखा। बताया जाता है कि 1868 तक अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड और आइसलैंड को $55 लाख के बराबर सोने में खरीदने का समझौता होने ही वाला था। हालांकि इसका प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मतलब 57 में जब हम यहाँ पर स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ रहे थे, माँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली, तब दुनिया में इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। 68 में प्रस्ताव लगभग बन गया था, लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। हालांकि इसका प्रस्ताव जब आगे नहीं भी बढ़ा तो 1910 और 1946 में अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड को खरीदने की फिर से कोशिश हुई। 1946 में अमेरिका की राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की सरकार ने डेनमार्क को $10 करोड़ यानी आज के समय में करीब $1 अरब के बराबर सोने में खरीदने का प्रस्ताव रखा था। तब ग्रीनलैंड को सैन्य अड्डा बनाने से जुड़ी योजनाओं की बातें भी सामने आई थी। हालांकि कई साल तक चली बातचीत के बाद भी अमेरिका को ग्रीनलैंड को खरीदने में सफलता नहीं मिली। मतलब ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका शुरू से चाहता था। अमेरिका क्यों चाहता था? क्योंकि अमेरिका को व्यापार करना है, सैन्य अड्डे बनाने हैं और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर तो अमेरिका शुरू से ही बहुत अलग तरीके के स्वार्थ और रणनीति वाला देश रहा है। वो चाहता है कि सऊदी अरब से तेल लिया जाता रहे, दुनिया में सऊदी अरब का और दूसरे देशों का तेल खपे, लेकिन अपने यहाँ के तेल के भंडारों को वो बहुत ही किफ़ायत के साथ इस्तेमाल करता है। सोच यह है कि जब दुनिया में तेल ख़त्म होगा तब तक हमारा तेल बचा रहेगा और फिर हम अपने तेल का इस्तेमाल अपने तरीके से अपने शर्तों पर करेंगे। इसीलिए दुनिया के तमाम तेल भंडारों पर उसकी निगाह रहती है। ये रणनीति है जिसकी बातें समय समय पर सामने आती है। तो हमने समझा कि वेनेजुएला में जो हुआ वो दुनिया को आश्चर्य में डाल सकता है, लेकिन जो अमेरिका को समझते हैं उनको नहीं। हाँ, तरीका तो बहुत ही चौंकाने वाला है, पर इस तरह के लीबिया में चाहे गद्दाफी को मारना हो, चाहे सद्दाम हुसैन को इराक में घुसकर मारना हो, ये तरीके अमेरिका अपनाता रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर भी जब ट्रंप ने दावा किया तो लोगों को लगा कि अरे, इनके निशाने पर तो ग्रीनलैंड भी है, लेकिन ग्रीनलैंड हमेशा से अमेरिका के निशाने पर रहा है। अमेरिका की ये चौधराहट और दादागिरी कहाँ तक पहुँचती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस खबर से जुड़े सारे तथ्यों को जानने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।